which we need to start, and it's about segmentation. Remember the concept of segmentation? कुछ याद है? बिल्कुल first class, almost first class of the basic management accounting course. And we talked about the differences between financial accounting and management accounting. और हमने कहा था कि financial accounting talks about the organization as a whole. सब कुछ, मतलब income, sales for the whole organization. Whereas management accounting talks about segments. याद आया? Segments. Departments. यानी डिपार्टमेंट वाइज इनकम, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस, इस डिपार्टमेंट ने कितने पैसे कमाए, इसने कितने के पैसे कमाए। फिर अगर जो डिपार्टमेंट पैसे नहीं कमाता, देन वी स्टार्टेड व्हाट टू डू विद दैट डिपार्टमेंट। तो वो क्या था? व्हाट वाज दैट? डिसीजन मेकिंग में हमने पढ़ा था ड्रॉपिंग अ सेगमेंट और अ डिपार्टमेंट। याद आया? ड्रॉपिंग अ सेगमेंट, क्या अगर आप किसी एक सेगमेंट को ड्रॉप कर दें तो वही सेगमेंट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट को आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? सेगमेंट कितने पैसे कमा रहा है, कितने नहीं कमा रहा, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सेगमेंट को एक्सपेंसेस कितने जाएंगे, सेगमेंट की इनकम कितनी है, एंड देन इफ इट इज नॉट अर्निंग मच देन यूज डिसीजन मेकिंग टू ड्रॉप अ सेगमेंट और लीव इट जस्ट लाइक इट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, कि वो जो भी कमा रहा है वो सही है, अगर उसको हटाएंगे तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। सो दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग इन डिसेंट्रलाइजेशन। सो लेट्स हैव अ रिकैप फर्स्ट, थोड़ा सा रिकैप करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स को। डिसेंट्रलाइजेशन, रिमेंबर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता था? अथॉरिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास है। इसका फायदे क्या है देखें। If authority is with many people in the organization, so then lower level manager can gain experience in decision making. सबको अथॉरिटी दे देते हैं, आपको अथॉरिटी है, जब क्लास अरेंज करना है जरिए आपका वो अथॉरिटी है, जब अरेंज करता है बता दे, एम्प्टी स्लॉट हम सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। ओके, दैट्स गुड। अब जब उसको ये पावर दे देते हैं तो फिर उसके पास जॉब सेटिस्फैक्शन आती है। जब आप लो लेवल मैनेजर को भी डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, अब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल पावर दे दें कि हम जरिए आपको पावर दे दें कि पेपर भी वो बनाएं। ठीक है, इतनी ही नहीं। ठीक है, मतलब पावर डेलीगेट करें, जितना हम डेलीगेट कर रहे हैं उससे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन आती है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। देन इफ दैट पावर इज गिवन टू लोअर लेवल मैनेजर्स, दे आर इन अ बेटर वे, दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड। अब जरियाब मुझसे ज़्यादा अच्छा जरियाब डिसाइड कर सकता है, सर नहीं इस दिन हमारी 4 क्लासें हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम नहीं लेते हैं। ठीक है, सही है। सर इस दिन हम लोग फारिग हैं, यहाँ पे टीचर नहीं आएगा, ही नोज बेटर देन मी, सो ही कैन डिसाइड, सो दे हैव बेटर इन्फॉर्मेशन। लोअर लेवल मैनेजर्स हैव बेटर इन्फॉर्मेशन। लोअर लेवल मैनेजर्स कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू कस्टमर्स बिकॉज दे आर द वंस हु गेट इन टच विद कस्टमर्स। अब मुझे शायद हर स्टूडेंट का फीडबैक नहीं मिलेगा, लेकिन जरियाब को हर स्टूडेंट का फीडबैक मिल जाएगा। जरियाब जो ही कहेगा क्लास टुमारो, सब कहेंगे ओ सके बोले क्लास नहीं कर सकते, इट्स हार्ड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 4 सब्जेक्ट्स, नहीं हो सकता। सो ही कम्स इन टच विद कस्टमर्स, सो ही नोज बेटर व्हाट टू डू। सो इट्स गुड व्हेन यू डेलीगेट अथॉरिटी टू लोअर लेवल मैनेजर्स। ओके, नाउ टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी। So that means the top manager can now concentrate on things which they need to do. अब मेरा काम तो ये नहीं है कि मैं क्लास अरेंज करूं और ये करूं वो करूं, तो वो ये कर देगा। मैं अपना काम जो है टीचिंग करो यार, बस ये देखो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई नीड टू डू। एंड लोअर लेवल मैनेजर वुड डिसाइड थिंग्स, उसको थोड़ी सी अथॉरिटी दे दें कि वो अपना काम करे, वो अपना काम सही करेगा, क्योंकि वो लोअर लेवल मैनेजर जो है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। So he knows what to do and how to do it. Okay, now some disadvantages of decentralization. Maybe a lack of coordination among autonomous managers. Let's say जरियाब को भी अथॉरिटी दे दी, अली को भी अथॉरिटी दे दी, कैसर को भी अथॉरिटी दे दी। अब जरियाब एक चीज़ डिसाइड करे, अली कुछ और डिसाइड करे, वो कुछ और डिसाइड करे, so conflicts. Okay, so now maybe a lack of coordination, there is no coordination. Coordination नहीं है इनके आपस में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। Lower level managers may make decisions without seeing the big picture. Remember, big picture तो top management देखता है ना, स्ट्रैटेजी तो वो बनाता है। तो अगर लोअर लेवल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग तो दे दी आपने, लेकिन वो तो ये नहीं दिखता कि करना क्या है, वो तो ये देख रहा है कि बस यार क्लास अरेंज करनी है, क्लास को अरेंज कर दो।
लेकिन टॉप लेवल मैनेजर ये देख रहा है कि क्लास अरेंज करनी है और कोर्स जो है बाद में कम हो जाएगा, तो ये क्लास बाद में ले जाओ, अभी इस वक्त ना लो, लेट्स से। और ज़रियाब कहेगा नहीं, बस क्लास जल्दी जल्दी लो ताकि काम खत्म हो। सो once again, Zaryab cannot see the bigger picture because the bigger picture can be seen only at the top if you are at the top. Lower level managers' objectives may not be those of the organization. Maybe lower level manager अपने हिसाब से सोच रहा हो कि वो क्या करना है, उसने क्या नहीं करना, whereas the top manager is actually looking at the organization का जो objective, जो strategy है, उसके ऊपर काम कर रहा है. May be difficult to spread innovative ideas in the organization. When there's delegation of authority, तो ऊपर से आपको ऊपर से डिसीजन नहीं आ रहे, तो फिर जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो नहीं आएंगे। रिमेंबर, ज़रियाब के और बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैंने डेलीगेशन दे दी, अथॉरिटी दे दी। मेरा काम है सिर्फ सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना। अब अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो आई नीड टू कम्युनिकेट इट, वो मेरे डिसीजन में नीचे आइडिया जाएगा। लेकिन अगर ज़रियाब सारे डिसीजंस ले रहा होगा तो फिर तो मैं उसमें डिसीजन में नहीं हूँ ना, मैं तो उसको बता ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बस ज़रियाब यार खुद ही करो जो करना है, ठीक है। तो वो फिर मेरे आइडियाज़ नहीं कम्युनिकेट होंगे, मेरा जो इनोवेटिव आइडियाज़ है दैट कैन नॉट बी, इट्स बिट डिफिकल्ट कि वो मैं सबको बता सकूँ या सबको स्प्रेड कर सकूँ। Now, this is something which we have already done in the previous course. We talked about cost centers. याद है cost centers? We talked about cost centers. Remember? Anyone? Cost center. Cost center. किसी को याद है? Cost center class cost center. किसी को याद है? नहीं याद? बिल्कुल? Okay. Now over here we will be talking about three different types of centers: cost, profit, investment. और इन सबको मिलके बोलते हैं they are actually responsibility centers. Responsible for what? When we talk about cost center, so cost center वो center है या वो department है या वो part of organization है या वो segment है who is actually controlling cost, वो cost को control कर सकता है। तो जो segment या जो department can control cost, that is called as a cost center, which can control cost. लेकिन cost only, I'm not talking about revenue or investment. देखें, profit center कुछ और है, investment center कुछ और है. So this is the first one, cost center. So they are controlling only cost. जिस तरह normally production जो होती है, production department जो है, उसका काम क्या है? What is the production department doing? Manufacturing. So they can control only cost. Cost को control कर सकते हैं ना? क्या वो sales को control कर सकता है? Profit को control कर सकता है? Investments को control कर सकता है? नहीं. They can only control cost. So that center is called as a cost center. They are responsible for cost only, okay, and not revenue or investment funds. Profit center. Now a profit center can control profits. So when you are controlling profit, what is profit actually? How do you calculate profit? Sales minus cost. So if you are a profit center, you are actually controlling, ठीक, sales are your revenues. So a profit center is a segment or a department where the manager would have control over both cost and sales or revenue. जब इन दोनों को control कर रहा होगा, so actually controlling profit. So that is called as a profit center. Clear? Profit center clear? Okay. Profit center क्या हो सकता है फिर? What can be a profit center? What can be a profit center? जो कि cost को भी control कर रहा हो और जो कि sales को भी control कर रहा हो. Finance department. Can finance department both control cost and? देखिए, cost को तो control, सेल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे वो?
सर अगर सेम नहीं लगे कि सेल्स इस मंथ बढ़ा दी चाहिए तो एडवाइस करेंगे। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, सो फाइनेंस डिपार्टमेंट, yes, if they are making decisions, then finance department would actually be making decision over investment times as well. कभी कभी investment को भी control कर सकेगा. So actually finance department would not be a good example. Think of something else. कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहा होगा और सेल्स को भी कंट्रोल कर रहा होगा? कॉस्ट एंड सेल्स बोथ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा होता, सेल्स नहीं कर रहा होता. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स नहीं कर रहा. कोई जरूरी तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में देखें, कहीं और कोई एग्जांपल देख लें जो कि कॉस्ट सेल्स दोनों को कंट्रोल कर रहा हो. प्रोडक्शन में ना कि ट्रेडिंग में देख लें. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और मेरे स्टोर्स हैं बहुत सारे और मेरा एक पर्टिकुलर स्टोर है, अकाउंटिंग तो लिख रहा होगा ना, अकाउंटिंग तो लिख रहा होगा. फाइनेंस यस कैन डू इट, बट अकाउंटिंग वुड नॉट बी इन अ गुड पोजीशन कि वो कंट्रोल कर सके दोनों को. ठीक है, चलें अभी आते हैं, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं डिटेल. पहले लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट सेंटर फर्स्ट. नाउ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ सेगमेंट और अ डिपार्टमेंट वेयर द मैनेजर वुड हैव कंट्रोल ओवर. नाउ अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, कॉस्ट, रेवेन्यू विच मीन्स प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट. वो तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा. ठीक है, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग एसेट्स, तीनों चीज़ों को कवर कर रहा है. नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. अब हम लोगों ने कहा कि जो ये तीनों चीज़ें कर रहा है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आर ऑल नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. दे आर नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी हैं. ठीक, okay, so now let's look at this particular organization, Superior Foods Corporation. We have a corporate headquarter where we have president and CEO. Then this is the hierarchy. इसके नीचे we have different departments. कौन कौन से departments हैं? Operation, Finance, Legal, Personnel. Personnel is HR. Operations का Vice President, फाइनेंस का CFO, लीगल वी हैव अ जनरल काउंसिल एंड देन पर्सनल का वाइस प्रेसिडेंट, HR का वाइस प्रेसिडेंट. अब जाते हैं ऑपरेशंस फर्दर नीचे जाते हैं. वी हैव 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सॉल्टी स्नैक्स, बेवरेजेस, कन्फेक्शंस, और इन सब के प्रोडक्ट मैनेजर. ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होगी ना आपके पास, सॉल्टी स्नैक्स, बेवरेजेस, कन्फेक्शंस, इसके प्रोडक्ट मैनेजर्स. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट बेवरेज, फिर बेवरेज के अंदर फिर मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स, बॉटलिंग प्लांट, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब बेवरेजेस के अंडर काम कर रहे हैं. ठीक, सुपीरियर फूड्स कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स दैट एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कैन यू पॉइंट आउट कि इसमें कॉस्ट सेंटर कौन सा है? अब आपके सामने, अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चले. ऑपरेशंस. अच्छा, एनीवन एल्स? जी, जहां पे कॉस्ट कंट्रोल हो रही हो, रेवेन्यू ना कंट्रोल कर रहा हो, जो सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा हो. बॉटलिंग प्लांट मैनेजर. बॉटलिंग प्लांट क्या है? बॉटल्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है ना बॉटल्स को. अगर ये बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये क्या चीज कंट्रोल कर सकता है? कॉस्ट, जो बॉटल को बनाने में इनकर होती है, तो ये कॉस्ट सेंटर हो गया. वेयर हाउस मैनेजर. वेयर हाउस, व्हाट इज अ वेयर हाउस? वेयर वी कीप द इन्वेंट्री. स्टोर. ओके, ये स्टोर की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है. स्टोर की कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टोर की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है. लाइटें ज़्यादा नहीं लगाओ यार, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा. 2 सिक्योरिटी गार्ड है, 1 कर दो. सिक्योरिटी गार्ड से कोई ज़्यादा टाइम काम करे. जनरेटर है, सही तरह सफाइयाँ करो, स्टोर साफ सुथरा रखो. स्टोर कीपर है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. सो वेयर हाउस मैनेजर कैन कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस. कैन वेयर हाउस मैनेजर कंट्रोल योर सेल्स? नहीं.
कैन बॉटलिंग प्लांट मैनेजर कंट्रोल द सेल्स ऑफ बॉटल्स? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये जो मेरे पास बेवरेजेस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैन ही कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 5 ट्रक निकालने हैं आज, 1 ट्रक निकालना है, 1 ट्रक में कितनी लोडिंग करनी है, ठीक है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ हैदराबाद के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी सिटी भी जाना है, कैंट भी जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ही हैज टू मेक ऑल दीज डिसीजंस। कैन ही कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? यस। कैन ही कंट्रोल सेल्स रेवेन्यू? सेल्स रेवेन्यू? नहीं। सेल्स रेवेन्यू तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता ना, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सो इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट कॉस्ट सेंटर्स ओवर हियर, तो कॉस्ट सेंटर आपके पास कौन कौन से आ गए? ये जो नीचे आपके पास आ गए, ये आपके पास कॉस्ट सेंटर्स आ गए, ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट सेंटर्स आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट्स। ये कॉस्ट इनकर करना है, प्रॉफिट कौन कौन कर रहा है? प्रॉफिट कौन कर रहा है? जो ये प्रोडक्ट बेचेगा ना, ये प्रॉफिट नहीं कर रहा, लेकिन ये तो प्रॉफिट कर रहा है ना। और जो प्रॉफिट कर रहा है वो सेल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। नाउ हिज अथॉरिटी इज ऑल्सो ओवर कॉस्ट एंड ऑल्सो सेल्स। बेवरेजेस की सेल्स को वो कंट्रोल कर सकता है, वो बेवरेज का मैनेजर है, ठीक है। यार ये प्रमोशन निकाल दो, 5 के साथ 1 फ्री दो, सेल ज़्यादा करते हैं, सेल ज़्यादा करना है, लोगों को क्रेडिट पे हम दे देंगे, ठीक है, चीज़ें सेल ज़्यादा करो, ठीक, जो भी करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ऑल ऑफ दीज पीपल, सो दिस लेवल इज एक्चुअली योर प्रॉफिट सेंटर्स। ये प्रॉफिट सेंटर्स है, दे कैन कंट्रोल कॉस्ट, दे कैन कंट्रोल प्रॉफिट्स एज वेल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इनमें से कौन डिसाइड कर रहा है? क्या ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं? क्या ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं? क्या वो इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है? ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, दीज आर प्रॉफिट सेंटर्स एंड दीज आर योर इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, ठीक। ये इन्वेस्टमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नई मशीन लेनी है, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? जो कि ऑपरेशंस वाला है, दे कैन डिसाइड कि कौन सी मशीन चाहिए हमें, ठीक है। ऑपरेशंस वाला डिसाइड करेगा कि कितनी ब्रांचेस और खोलनी है, ऑपरेशंस वाला डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो बिल्कुल प्रेसिडेंट है वो तो इज एक्चुअली डिसाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग ना। सो कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आर एक्चुअली दोज ओवर देयर। Once again, these are your cost centers. ये फाइनेंस की डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, सेल्स का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका बेसिकली काम है कि ये बैठ के सब कुछ लिख रहा होगा, सब कुछ डिसाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये सब कुछ लिख रहा होगा, अकाउंटिंग इसका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसने बनानी है, बजट प्रपोजल्स इसने बनाने हैं। ये प्रपोजल तो बना सकता है, प्रपोज तो कर सकता है, बजट तो बना सकता है, लेकिन कंट्रोल डिसाइड तो उन्होंने करना है ना, अथॉरिटी तो उनकी है। तो फाइनेंशियल ऑफिसर ऑपरेशन वाइस प्रेसिडेंट के अंडर काम ना, उसके अंडर तो काम नहीं करता। अगर उसका रैंक देखें तो रैंक तो दोनों का बराबर है। एक ऑपरेशंस का मैनेजर है और मैं पूरे फाइनेंस का मैनेजर हूँ। आप सारे ऑपरेशन संभालते हैं, ठीक है, मैं सारा फाइनेंस संभालता हूँ, तो हमारा रैंक तो सेम है। मैं फाइनेंस का मैनेजर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, आप ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट हैं, आप सारा ऑपरेशन संभालते हैं। अब मैं फाइनेंस का प्रेसिडेंट हूँ, अब मेरे जो अंडर लोग हैं वो क्या काम करते हैं? वो फाइनेंस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, सब कुछ। कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना कॉस्ट को। आप कर रहे हैं ऑपरेशन का काम, आपका काम ऑपरेशन का है। आप कहते हैं यार ये लाइट बंद करो, फैक्ट्री में क्यों लगाई है, ये बंदा फारिग बैठा है, हटाओ इसको बाहर निकालो, ये क्यों इधर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्यों काम नहीं कर रहा, इसे काम करवाओ। सुपरवाइजर ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप सेल्स को भी साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंडर ये सब आ रहे हैं। बेसिकली सेल्स को इसकी सेल ये देख रहा है, सॉल्टी स्नैक, बेवरेजेस, इसकी सेल ये देख रहा है,
कन्फेक्शंस, इसकी सेल ये देख रहे हैं, ये हर का प्रोडक्ट का मैनेजर है, ये इसकी सेल भी देखता है ये प्रोडक्ट मैनेजर इसकी, और इसकी कॉस्ट भी देखता है। तो फिर अगर आप यहां पर हैं तो फिर आप इसकी सेल भी देख रहे हैं, आप इसकी कॉस्ट भी देख रहे हैं, आप इसकी इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। आप कहते हैं नई मशीन लेनी पड़ेगी, डिमांड ज़्यादा हो गई है, करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका डिसीजन आपका है, उसका डिसीजन नहीं है, ये तो रिकॉर्ड करेगा, ये आपको बजट बना के देगा, ये आपको बजट बना के दे देगा, इतने पैसे मेरे पास हैं, इतना ये है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतनी नहीं कर सकते, आप कहेंगे ये मेरा प्रपोजल है, ये मुझे चाहिए, आप कहेंगे अच्छा उसके ऊपर हाँ ये वर्किंग है, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, पैसे हैं मेरे पास। तो ये तो सिर्फ ये बता के आपको दे रहा है ना। सो बेसिकली दीज आर योर कॉस्ट सेंटर्स। लेट्स टॉक अबाउट योर लीगल अटॉर्नी, लीगल जनरल काउंसिल। ये क्या करता है, ये तो ना कॉस्ट देख रहा है ना सेल्स देख रहा है, ये कॉस्ट इनकर कर रहा है, कॉस्ट तो इनकर कर रहा है ना, कितनी केसेस पे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये केस हमारा है, इसको डील करना है, इसको डील करना है, ठीक, कॉस्ट इनकर करता है ये। एक और लॉयर ले लो यार, हमारे पास चाहिए, बंदा चाहिए, HR सेम। सो these basically these are cost centers but not this one, this is an investment center। ये कॉस्ट भी देख रहा है, ये प्रॉफिट भी देख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट भी देख रहा है, ये कॉस्ट देख रहे हैं और सेल्स देख रहे हैं, यानी प्रॉफिट देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे, ये सिर्फ कॉस्ट देख रहे हैं, ये सेल्स नहीं देख रहे। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? जाएं आगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो नाउ वी learned cost centers, profit centers, investment centers. They are also responsibility centers. Why? Because the manager of this segment or of this department is responsible for cost, for revenue, profit and investment. तो इस वजह से इसको responsibility center भी बोलते हैं, और इसी से फिर टर्म आती है responsibility accounting। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसी से टर्म आगे निकली है, वो आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे जाएं, जाएं आगे। नहीं, किसने कहा नहीं? मैंने पूछा नहीं है, मैं बताता हूँ, दिस इज इंफॉर्मेशन। ब्रेक ले लें, ओके। सो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। इसको काइंडली पॉज कर दें, वी विल हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक। Now let's talk about segment income statement using contribution margin format. Remember contribution margin format? Yes. क्या होता था? Sales minus variable cost would give you contribution margin minus fixed cost will give you net income. All of you remember this format? ठीक है? Pretty simple, easy. And what we need to do, we only need to have fixed and variable cost separately. एक और concept क्या है? And explain the difference between traceable fixed cost and common fixed cost. Now, do you remember what's this? Product to identify direct cost. याद है? डिसीजन मेकिंग में हमने ये पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग में सर मशीनरी वो ट्रेस कॉमन है और सैलरी ट्रेसेबल है, मशीनरी कॉमन है, किसके लिए? आपको याद है हम लोगों ने सेगमेंट्स ड्रॉप जब कर रहे थे, हमने कहा इस सेगमेंट को ड्रॉप कर दें, तो वो लॉस कर रहा था, लेकिन वो सेगमेंट को जब ड्रॉप करते तो लॉस ज्यादा हो जाता था। तो उसका रीजन हमने क्या दिया था? याद है? So उससे जो प्रॉफिट आ रहा था
कुछ ना कुछ कॉस्ट को offset वो कुछ ना कुछ कॉस्ट को ऑफसेट कर रहा था, और वो कॉस्ट कौन सी थी, वो याद है? कॉमन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सो इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे, खैर है दोबारा पढ़ लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, सो नाउ व्हाट इज अ सेगमेंट? First of all, we are talking about segment or departments. So segment is any part or activity of an organization about which a manager seeks cost, revenue or profit data. Any part for which you are seeking some data. The cost of that segment, the profit of that segment, the revenue of that segment. ठीक है? So that will be called as a segment. अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का आप कॉस्ट लेना चाह रहे हैं या उसका डेटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके रेवेन्यू का या सेल्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। वो कोई पार्ट हो सकता है या कोई एक्टिविटी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं इम्तियाज, कंपनी मेरी है और मेरे बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो एक स्टोर एक सेगमेंट बन गया ना, उसके बारे में आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में आप रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक स्टोर एक सेगमेंट हो गया। या मैं इम्तियाज स्टोर्स हैं मेरे, पूरे पाकिस्तान में हैं, मैं कहता हूं कराची का डेटा मुझे ला के दें, सिंध का डेटा मुझे दें, नॉर्थ रीजन का डेटा दें, साउथ रीजन का डेटा दें। ठीक है, तो ये हो गए सेगमेंट, नॉर्थ सेगमेंट अलग, साउथ अलग। अगर मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे डेटा दें, तो डिस्ट्रिक्ट्स आर सेगमेंट्स, हर डिस्ट्रिक्ट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। मैं कहूँ सिटी वाइज डेटा मुझे दें, सो एवरी सिटी इज अ डिफरेंट सेगमेंट। ओके, और अ सर्विस सेंटर, मैं कहूँ IMS में मुझे आई नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैंटीन, कैंटीन की कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करके दें, मुझे हॉस्टल की कॉस्ट फाइंड आउट करके दें। नाउ दीज आर डिफरेंट सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। क्लियर? सेगमेंट की डेफिनेशन क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दैट सुपीरियर फूड कॉर्पोरेशन, दे हैव ईस्ट, वेस्ट, मिड वेस्ट, साउथ, एरिया वाइज geographical segments. Superior Foods Corporation could segment its business by geographic regions. Segments. फिर let's say west के अंदर कितनी states हैं? Oregon, Washington, California, Mountain States. फिर कैलिफोर्निया के अंदर कितनी cities हैं? फिर every city is a different segment. इस तरह कर दो। लेकिन these segments are based on geographical regions के ऊपर है। Okay. We can also make segments on the basis of customer channels. Same organization, Superior Food, इसका convenience stores, छोटे stores जो होते हैं अलग है, supermarket chains, जो बड़े बड़े वो supermarket chains वो अलग हैं, wholesale distributors, ये सिर्फ बल्क में चीज़ों को बेचेंगे, सिर्फ wholesalers को, wholesale distributors अलग हैं, drug stores अलग हैं, ये इसके different segments हो गए। Now this is based on types of customer channel. सुपरमार्केट चेन में डिफरेंट सुपरमार्केट्स आ गए। ठीक, अब पहली सेगमेंटेशन वाज बेस्ड ऑन geographical regions. These segments are based on customer channel. We can also do it on the basis of products वाइज भी कर सकते हैं आप। तो आप डिफरेंट तरीकों से सेगमेंटेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, गॉट दिस आइडिया? ओके, देयर आर 2 keys to building segmented income statements. Now when you are making a segmented income statement, अब ये जो income statement थी ना contribution format, that was for the whole organization. Now let's talk about a segmented income statement. A segment की अलग income statement, B की अलग, C की अलग, and then a total, फिर उसका total. Okay? A contribution format should be used because it separates fixed from variable cost and enables the calculation of a contribution margin. जब भी segmented income statement बनाएंगे, वो किस format पे बनाएंगे? Contribution format पे। हर सेगमेंट का अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, और फिर एक टोटल बना देंगे। ओके, या यू कैन कॉल इट कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड, बिल्कुल एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट इज द सेम। कंसोलिडेटेड आ गई वो टोटल वाली और अनकंसोलिडेटेड आ गई उस सेगमेंट्स की। लेकिन अब वहां पे क्या होता था नसीर कि वो जो कंसोलिडेटेड होता था ना उसको बोलते थे ऑफ द होल कंपनी, और वो जो अनकंसोलिडेटेड वो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते थे, या तो डिफरेंट उसकी सब्सिडरीज होती थी, या उसकी एसोसिएटेड कंपनीज थी, या उसकी ब्रांचेस हो सकती थी। ठीक है, तो वो भी सेगमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है, वो सेगमेंट्स हो गए, ये टोटल हो गए, बिल्कुल सही है। ओके,
हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट सेपरेट्स फिक्स फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट, वो तो फिक्स फ्रॉम वेरिएबल। फिर आगे देखें इसमें, अब ये पॉइंट पे आए, ये पॉइंट मेन है जो आपने इससे पहले नहीं शायद लेकिन पढ़ा हुआ है, याद नहीं है। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन फिक्स कॉस्ट टू इनेबल द कैलकुलेशन ऑफ अ सेगमेंट मार्जिन। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, ट्रेसेबल का क्या मतलब? विच कैन बी ट्रेस्ड। ट्रेस्ड टू व्हाट? टू अ प्रोडक्ट, टू अ सेगमेंट, टू अ सेगमेंट ना। लेकिन ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन अभी आएगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बड़ी आसान डेफिनेशन है, उससे आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट क्या है? ट्रेसेबल कॉस्ट अराइज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। ट्रेसेबल कॉस्ट तब होगी जब सेगमेंट होगा, तो इसका मतलब जब सेगमेंट नहीं होगा तो ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं होगी, खत्म हो जाएगी बस। एंड वुड डिसअपीयर ओवर टाइम इफ द सेगमेंट इटसेल्फ डिसअपीयर्ड। तो यानी अगर सेगमेंट हटा दिया तो वो कॉस्ट भी हट जाएगी। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। ऑल्दो इट्स अ फिक्स कॉस्ट बट इट विल बी रिमूव, इट विल वैनिश, इट विल डिसअपीयर व्हेन द सेगमेंट इज क्लोज्ड। अब वो जो क्लोजिंग का सेगमेंट हम करते थे, वहां पे जब हम सेगमेंट क्लोज कर लेते थे तो ये कॉस्ट क्लोज नहीं होती थी, इस वजह से हमें लॉस हो जाता था। हम कहते थे चलो ये सेगमेंट हटा दो तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो सेगमेंट हटा दे तो और भी ज्यादा लॉस हो जाता था, क्योंकि वो कॉमन फिक्स कॉस्ट थी। अभी कॉमन देखते हैं कौन सी है। ट्रेसेबल क्लियर है? ये ट्रेसेबल टू द सेगमेंट, ट्रेसेबल टू द सेगमेंट प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग इफ यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज डिफरेंट सेगमेंट्स, तो फिर ठीक है, टू द प्रोडक्ट। बट रिमेंबर द डेफिनेशन इज ट्रेसेबल टू द सेगमेंट, and the correct definition is if there is no segment there is no fixed cost, that is a traceable fixed cost। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैनेजर है, मैनेजर किस चीज का है? मैनेजर है एक डिवीजन का। अगर वो डिवीजन मैं खत्म कर दूं तो उसके मैनेजर की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बस ठीक है। इसका मतलब मैनेजर की सैलरी इज अ ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट। नो कंप्यूटर डिवीजन मींस नो कंप्यूटर डिवीजन मैनेजर, सिंपल। वहां पे अगर याद हो वो घड़ियों का होता था, लोवेल वॉचेस, मुझे अभी भी याद है एग्जांपल, डिजिटल वॉच सेगमेंट ये था। तो अगर आपने वॉचेस बंद कर दी तो उस वॉचेस का जो मैनेजर है वो भी बंद हो जाएगा, नहीं होगा तो बस ठीक है, सही है, दैट्स अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉमन फिक्स कॉस्ट। कॉमन फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? अब देखें, अगर ट्रेसेबल वो है जो कि हट जाएगा, तो कॉमन फिर क्या होगा? जो रहेगा। कॉमन कॉस्ट अराइज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, वो ओवरऑल ऑपरेशन की वजह से, विच मीन्स would not disappear if any particular segment were eliminated. Even if you eliminate the segment, the cost would still be there. सीईओ की सैलरी एक सेगमेंट में हटा दूं, सीईओ की सैलरी रहेगी? रहेगी, तब भी रहेगी सीईओ की सैलरी, उसका सीईओ की सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ओके, नो कंप्यूटर डिवीजन बट वी स्टिल हैव अ कंपनी प्रेसिडेंट, कंपनी का प्रेसिडेंट तो रहेगा। ओके, लेट्स से मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल, लेट्स से इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोग्राम, मैं कहता हूं इसको हटा दो। इसको हटा दूंगा तो जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोऑर्डिनेटर होगा उसकी सैलरी बच जाएगी, वो भी हट जाएगा ना। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोऑर्डिनेटर होगा, जब बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री नहीं दे रहे हम, खत्म कर दिया, तो उसका कोऑर्डिनेटर की भी जरूरत नहीं है। ओके, सही है। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जब नहीं होगा, ठीक है, तो रूम्स कम हो जाएंगे, रूम्स हट जाएंगे, नहीं हटेंगे ना। तो इन रूम्स की जो रेंट आ रहा है, या इनको जो मैं रेंट देता हूं, लेट्स से बिल्डिंग इज ऑन रेंट, या डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, तो क्या उस कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो दैट इज अ कॉमन फिक्स कॉस्ट। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टीचर अगर कोई है तो वो भी चला जाएगा ना, डिग्री नहीं है तो इस टीचर की क्या जरूरत है, हटा दो इसको। ठीक, अगर वो टीचर कुछ और ना पढ़ा रहा हो तो फिर हट जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट एंड कॉमन फिक्स कॉस्ट। ओके, ट्रेसेबल कॉस्ट कैन बिकम कॉमन कॉस्ट। अब गौर से पढ़ें। It is important to realize that the traceable fixed cost of one segment may be a common fixed cost of another segment. अब ये इस तरह नहीं है कि एक कॉस्ट है
वो एक सेगमेंट के लिए ट्रेसेबल है तो दूसरे के लिए भी ट्रेसेबल होगी? नहीं, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ वन सेगमेंट कैन बी अ कॉमन फिक्स कॉस्ट फॉर द अदर सेगमेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, द लैंडिंग फी पेड टू लैंड एन एयरप्लेन एट एन एयरपोर्ट। टू लैंड एयरप्लेन एट एन एयरपोर्ट, नॉर्मली जब हमारे एयरप्लेन जाते हैं ना कहीं पे, तो वहाँ पे लैंड करते हैं तो उसकी फ़ी उनको देनी पड़ती है, ठीक है? ओके, इज ट्रेसेबल टू दी पर्टिकुलर फ्लाइट। मेलबर्न हमारी फ्लाइट जाती है, मेलबर्न फ्लाइट जाती है, उधर लैंड करती है, तो मेलबर्न के एयरपोर्ट को पैसे देते हैं हम लोग, PIA। उन्होंने मेलबर्न की फ्लाइट्स बंद कर दी, तो क्या अब मेलबर्न एयरपोर्ट को पैसे दूंगा? नहीं दूंगा ना, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है? ओके, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट इज ट्रेसेबल टू दी पर्टिकुलर फ्लाइट। मेलबर्न की फ्लाइट नहीं होगा तो मेलबर्न के एयरपोर्ट को पैसे नहीं जाएंगे, बट इट इज नॉट ट्रेसेबल टू फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास पैसेंजर। लेट्स से मैं एक और सेगमेंटेशन करता हूं, मैं कहता हूं सेगमेंट्स बनाओ पैसेंजर वाइज, फर्स्ट क्लास अलग, इकोनॉमी क्लास अलग और बिजनेस क्लास अलग। इसमें से मैं कहता हूं यार फर्स्ट क्लास कोई नहीं लेता, सारे लोगों के पैसे किसी के पास नहीं है यार, खत्म कर दो। क्या वो जो फी मैं देता हूं मेलबर्न एयरपोर्ट को वो खत्म हो जाएगी? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक देखें एक सेगमेंट हटा दिया है, ठीक, इस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये कॉमन फिक्स कॉस्ट बन गई, ये कॉमन फिक्स कॉस्ट बन गई। इससे पहले जो एग्जांपल हम देख रहे थे, दैट्स द वे टू लुक एट दैट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स। वहां पे वो थी ट्रेसेबल और यहां पर बन गई वही सेम कॉस्ट है, फी पेड टू मेलबर्न एयरपोर्ट, लैंडिंग फी पेड टू मेलबर्न एयरपोर्ट, इट बिकम्स अ कॉमन फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है क्लास? काफी है? ओके, चलें, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। इसको पॉज कर दें काइंडली। आपको मैं फिर